हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लुसेंट टू द पॉइंट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको एक एक सब्जेक्ट का मैं आपको विविध की टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। आपको समझिए तो पूरा सार, एक तरह से पूरा एक एक सब्जेक्ट का पूरा सार आपको कंप्लीट हो रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं ये आपको फिजिक्स की है, जिसमें हम पूरा फिजिक्स का एक तरह से विविध टॉपिक देखेंगे, पूरा सार का एनालिसिस करेंगे। आपको पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के तौर पे आप कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के दरोगा के एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल समय नहीं है। आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ साथ में विविध के टॉपिक, स्टैटिक्स, जीके जिसको बोलते हैं, विविध, दिवस, खेल कूद, ये सभी आपके टॉपिक हो चुके हैं। आज हम सब देखेंगे फिजिक्स, और इसके बाद ही आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आएगी। ठीक है। विविध वैज्ञानिक उपकरण लुसेंट के है। पहला आपको एक्यूमुलेटर क्या करता है? तो इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। उसके बाद एक्यूटोनोमीटर क्या करता है? तो इसका उपयोग सौर विकिरण की गहनता को मापने में किया जाता है। एक्यूटोनोमीटर का उपयोग। एरोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। किसका? एरोमीटर का प्रयोग जो है ना, वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व को ज्ञात करने में एरोमीटर का प्रयोग होता है। फिर अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर क्या करता है? तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर क्या करता है? तो इसका प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ऑडियोमीटर क्या करता है? तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोफोन क्या करता है? इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। ऑडियोफोन का प्रयोग। आगे आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो इसका उपयोग लघु धारा को नापने में किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। 10वां आपको बैरोग्राफ क्या करता है? तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ का। बैरोमीटर क्या करता है? तो यह उपकरण वायु दाब मापन के में काम आता है। आपको बैरोमीटर। बाइनोकुलर क्या करता है? तो यह उपकरण दूर की वस्तु देखने में काम आता है। दूर की वस्तु को हम देखेंगे किससे? तो बाइनोकुलर से दूर की वस्तु को। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाते हैं। कैलिपर्स। कैलोरीमीटर क्या करता है? तो यह उपकरण तांबे का बना होता है और उष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। किसका? तो कैलोरीमीटर का। कार्बोरेटर क्या करता है? तो इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बना जाता है। कार्बोरेटर क्या करता है? तो इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्बोरेटर में क्या होता है? तो कार्बोरेटर में। कार्डियोग्राफ की बात करें, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। क्रोनोमीटर क्या करता है? इस उपकरण में जलयानों पर लगा होता है। यह उपकरण क्या होता है? जलयानों पर लगा होता है। क्रोनोमीटर, इससे सही समय का पता लगता है। लगाया जाता है। हृदय क्या करता है? यह जलयानों में लगा होता है। क्रोनोमीटर समय ज्ञात करने के लिए, क्रोनोमीटर का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। यह जलयानों पर लगा होता है। सिनेमेटोग्राफ क्या करता है? तो इस उपकरण को
छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है सिनेमेटोग्राफ का। कंपास बॉक्स क्या करता है, तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञान होती है। इसी उपकरण के द्वारा क्या होता है, तो किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण नॉर्थ ईस्ट की जो है ना दिशा ज्ञात होती है आपको कंपास बॉक्स के द्वारा। कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में किया जाता है। किसका प्रयोग, तो कंप्यूटर का। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन से। डेंसिटी मीटर क्या करता है, तो इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। किसका, तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग, इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है डेंसिटी मीटर का। डिक्टाफोन क्या करता है, डिक्टाफोन इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। किसका, तो डिक्टाफोन का प्रयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। किसका, तो डिक्टाफोन का। नमन मापी क्या करता है, तो यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है नमन मापी का। डायनोमीटर क्या करता है, तो इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने में होता है डायनोमीटर का। एपिडास्कोप क्या करता है, तो इसका प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं, एपिडास्कोप का। फैथोमीटर यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। फैथोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। किसका, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग यंत्र का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। आगे आपका गागर मूलर काउंटर क्या होता है, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर क्या करता है, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ग्रेविमीटर के द्वारा इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है ग्रेविमीटर के द्वारा। गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात की जाती है। मतलब इस यंत्र से घूमती हुई कोई वस्तु घूम रहा है तो इसकी गति को मापेंगे हम किसके, तो गायरोस्कोप से। हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है आपको हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने में काम आता है, या उसका उपकरण है हाइड्रोफोन का। पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने में काम करने वाला यह उपकरण है। हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर से व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। स्क्रू गेज इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास नापने में काम आता है। तारों का व्यास मापने में स्क्रू गेज का प्रयोग होता है। ठीक है, बारीक तारों के। किलोस्कोप टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण में ऊपर देखा जाता है किलोस्कोप के द्वारा। कैलिडोस्कोप इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति है ना भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती है एक लाइटिंग कंडक्टर से। मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। दूर स्थान पे मैनोमीटर क्या करता है, तो गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है मैनोमीटर का। इसके बाद माइक्रोमीटर क्या करता है, तो यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं माइक्रोमीटर का। माइक्रोस्कोप क्या करता है, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। माइक्रोटोम क्या करता है, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है। माइक्रोटोम क्या करता है कि किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काटा जाए तो माइक्रोटोम का प्रयोग करेंगे, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर क्या करता है, तो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में आता है। ओडोमीटर क्या करता है, वाहनों में
दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का प्रयोग। ओसिलोग्राफ, ओसिलोग्राफ क्या करता है, तो विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने के लिए इसका उपकरण इसका किया जाता है ओसिलोग्राफ का। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला यह उपकरण है। पेरिस्कोप क्या करता है, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है पेरिस्कोप की सहायता से। आगे आपका पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, तो यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापने में तथा वोल्टमीटर व आमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, तो यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों को मापने में तथा वोल्टमीटर व आमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो पायरोमीटर का। फोनोग्राफ क्या करता है, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोनोग्राफ क्या होता है, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोटामीटर क्या करता है, तो यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। कौन, तो फोटामीटर। किसका उपयोग, तो फोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। फोटा टेलीग्राफ, फोटा टेलीग्राफ क्या होता है, तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। कौन, तो फोटा टेलीग्राफ। साइटोट्रॉन क्या करता है, तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन के द्वारा कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, साइटोट्रॉन के द्वारा। रडार, जो बहुत पूछा जाता है, रडार यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों को संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज, यह वर्षा नापने में काम आने वाला उपकरण है, वर्षा नापने वाला। रेडियोमीटर, यह यंत्र का उपयोग विकिरण के माप करने के लिए किया जाता है। विकिरण के माप करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप क्या करता है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है, रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है, यह पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, यह पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। कौन, तो रिफ्रैक्टोमीटर। आगे आपका सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। कौन, सिस्मोग्राफ क्या है, तो भूकंप का पता लगाता है। सेफ्टी लैंप क्या करता है, सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। कौन, तो सेफ्टी लैंप। इसकी सहायता से खाने में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। यह उपकरण प्रकाश के लिए खाने में उपयोग होने वाला उपकरण है, सेफ्टी लैंप। इसकी सहायता से खाने में होने वाले विस्फोटों को बचाया जा सकता है। सेक्सटेंट क्या है, तो यह किसी ऊंचाई यानी मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है, सेक्सटेंट। उसके बाद है स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहन में लगा रहता है, स्पीडोमीटर। सबमरीन क्या करता है, यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता है, सबमरीन का। स्फेरोमीटर क्या करता है, स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। कौन, तो स्फेरोमीटर क्या करता है, यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है, स्फेरोमीटर। विस्कोमीटर क्या करता है, विस्कोमीटर यह द्रव की सैन्यता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। विस्कोमीटर क्या करता है, यह द्रव की सैन्यता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। विस्कोमीटर क्या करता है, यह द्रव की सैन्यता को ज्ञात करता है, विस्कोमीटर।
टेलीफोटोग्राफी, टेलीफोटोग्राफी क्या करता है, तो इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। गतिशील वस्तु का चित्र जो है ना दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है टेलीफोटोग्राफी के द्वारा। टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर क्या करता है, यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहता है, समाचार टाइप होते रहता है टेलीप्रिंटर के द्वारा। टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थान के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलेक्स के अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होते रहता है टेलेक्स के अंतर्गत। टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्कोप की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलस्टार, टेलस्टार क्या करता है, टेलस्टार यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है किसका, तो टेलस्टार का, टेलस्टार को। थर्मोस्टेट, 71वां है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है, तो इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। किसी वस्तु का ताप जो है ना एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है थर्मोस्टेट के द्वारा। थियोडोलाइट, थियोडोलाइट क्या करता है, यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है थियोडोलाइट। उसका एक्टियोमीटर क्या करता है, एक्टियोमीटर सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने वाला आपका उपकरण है कौन, तो एक्टियोमीटर। हॉवरक्राफ्ट, हॉवरक्राफ्ट क्या करता है, यह एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदाने, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन के भूमि में संपर्क नहीं रहता, इसका भूमि संपर्क नहीं रहता। टेकोमीटर क्या करता है, यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है कौन, तो टेकोमीटर, टेकोमीटर। ठीक है, भौतिक संबंधित महत्वपूर्ण खोज अब देख लेते हैं। जैसे कि खोज है, वैज्ञानिक है और वर्ष है। परमाणु, परमाणु का खोज जॉन डॉल्टन ने किया था। जॉन डॉल्टन ने कब, तो 1808 में। कब, 1808 में। इसके बाद है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या था, नील बोर व रदरफोर्ड ने किया है 1913 में। गति विषयक नियम, गतिक विषयक नियम आपको है ना न्यूटन ने खोज किया था, न्यूटन ने 1687 में। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता क्या था, हेनरी बैकरल ने इसका खोज किया था। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविता का खोज 1896 में हेनरी बैकरल ने। रेडियम खोज मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने कब, 1898 में। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया 1905 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया। माइकल फैराडे ने कब, 1831 में। विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ, विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ की खोज किसने किया, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस एवं विल्हेम एडवर्ड वेबर। कार्ल फ्रेडरिक गॉस एवं विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किया था 1833 में। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव खोज सीवी रमन ने किया। सीवी रमन ने कब, 1928 में। आते हैं आपको खोज वैज्ञानिक वर्ष, फिर वही है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका 1 नंबर आपका फिक्स है यहाँ से आना। एक्स किरण, एक्स किरण खोज किसने किया था, विलियम रॉन्टन ने। विलियम रॉन्टन ने किया था कब, 1895 में। एक्स किरण खोज किसने किया, विलियम रॉन्टन ने। विलियम रॉन्टन ने 1895 में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मैक्स प्लांक थे। 1900 में इसका खोज किया गया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, मैक्स प्लांक 1900 में। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का खोज किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया 1905 में। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया 1905 में। विद्युत आकर्षण के नियम, विद्युत आकर्षण के नियम का जो इन्वेंशन किए थे कूलॉम ने किए थे। कूलॉम ने कब, 1779 में। फोटोग्राफी धातु में, फोटोग्राफी धातु में इनके जो खोज किए थे कौन किए थे, तो जे निप्से। फोटोग्राफी धातु में जे निप्से ने 1826 में। वही फोटोग्राफी अगर कागज की बात की जाए, फोटोग्राफी कागज की, तो डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने किया था 1835 में। फोटोग्राफी फिल्म, फोटोग्राफी फिल्म अगर बात करें तो जॉन कार्बट ने किया था। जॉन कार्बट ने 1888 में। आवर्त सारणी खोज किसने किया, मैंडलिफ ने 1869 में। आवर्त सारणी खोज किसने किया, मैंडलिफ ने किया कब, 1869 में। वहीं बात करें विद्युतीय प्रतिरोध के नियम, विद्युत
प्रतिरोध के नियम, विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किसने किया? जीएस ओम ने किया 1827 में। V = IR। तैरने के नियम यानी कि प्लवन का नियम, इसको खोज किया था आपको आर्किमिडीज ने। तापायनिक उत्सर्जन खोज किसने किया? तो एडिसन ने। बल्ब का भी खोज एडिसन ने ही किया था। डायोड बल्ब सर JS फ्लेमिंग ने किया था। डायोड बल्ब का खोज 1904 में सर JS फ्लेमिंग ने किया था 1904 में डायोड बल्ब का खोज। वहीं ट्रायोड बल्ब आपको डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने किया था 1907 में। ट्रायोड बल्ब का खोज किसने किया था? डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट 1907 में। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी ने 1942 में। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया? तो एनरिको फर्मी ने 1942 में। विद्युत अपघटन के नियम खोज किसने किया था? फेराडे ने किया था। बेतार कतार किसका खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने 1901 में। बेतार कतार खोज किसने किया? मार्कोनी ने 1901 में। मात्रक का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, जैसे कि 1 इंच। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन। अब देखते हैं, ये पूछता है कभी कभी आपको। ऐसे बिहार पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, दौरान भी पूछ सकता है। जब दिया तो पढ़ देते हैं एक बार। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट 0.3 मीटर होता है, 0.3 मीटर। 1 गज होता है आपको 0.91 मीटर। वहीं 1 मील की बात करें तो 1.60 किलोमीटर होता है, यानी कि 1600 मीटर। 1 फैदम 1.8 मीटर। 1 चेन 20.11 मीटर। 1 चेन कितना होता है? 20.11 मीटर। यहाँ जरीब का बात हो रहा है। 1 नॉटिकल यानी समुद्री मील, 1 नॉटिकल दूरी बराबर होता है 1.824 किलोमीटर। 1824 मीटर हो गया टोटल। 1 भौमिक मानक मील बराबर होता है 1.584 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग फुट बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर, वर्ग फुट। वह वर्ग गज की बात करें 0.83 वर्ग मीटर। 1 एकड़ की बात करें तो 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर वर्ग मीटर होता है 1 एकड़, 10 स्क्वायर वर्ग मीटर। वहीं 1 हेक्टेयर की बात करें 10 के पावर 4 10⁴ वर्ग मीटर होता है। वर्ग मील की बात करें तो 2.58 वर्ग किलोमीटर होता है। वर्ग मील की बात करें 2.58 वर्ग किलोमीटर होता है। घन इंच की बात करें, घन इंच 16.38 घन सेंटीमीटर, 16.38 घन सेंटीमीटर है। घन फुट की बात करें 0.028 घन मीटर है, 0.028 घन मीटर है। घन यार्ड की बात करें, घन यार्ड के 0.76 घन मीटर है। घन यार्ड के 0.76 घन मीटर है। 1 लीटर की बात करें तो 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर की बात करें तो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1 पिंट बराबर होता है 0.56 लीटर, 0.56 लीटर। 1 ग्रेन बराबर होता है 64.8 मिलीग्राम, 64.8 मिलीग्राम। 1 ड्रेम होता है आपको 1.77 ग्राम। 1 ड्रेम होता है 1.77 ग्राम। 1 औंस होता है 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम होता है 1 औंस। वहीं 1 पाउंड की बात करें तो 453 ग्राम होता है, 453 ग्राम होता है 1 पाउंड। 1 डाउन की बात करें 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन होता है 1 डाइन। फाउंडल होता है 0.1383 न्यूटन है फाउंडल। अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग एक यूनिट की बात हो रहा है यहाँ पे। 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल। ये बहुत बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। औसत शक्ति बराबर होता है 1 HP बराबर 746 वाट। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है आपको 6080 फीट। ठीक है। 1 फैदम की बात करें तो 6 फीट होता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। वहीं 1 मील की बात करें तो 8 फरलांग होता है, 8 फरलांग। वहीं 1 मील की बात करें तो 5280 फीट, 5280 फीट होता है 1 मील बराबर। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 गज बराबर होता है 3 फीट। 1 गज बराबर होता है कितना? तो 1 गज बराबर होता है आपका, याद रखिएगा, 3 फीट। वहीं 37 सेंटीग्रेड की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है 37 सेंटीग्रेड बराबर। वहीं 50 सेंटीग्रेड बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 सेंटीग्रेड बराबर 122 फ़ारेनहाइट होता है। -40 फ़ारेनहाइट होता है -40 सेंटीग्रेड। -40 फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 सेंटीग्रेड के। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के।
32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। एक भौमिक मील की दूरी एक समुद्री मील से कम होती है। ठीक है। माप तौल के विभिन्न मात्रक, ये भी आप देख लेते हैं, ये तो आपका जरूरी है। राशि, मात्रक, प्रतीक। राशि, मात्रक, प्रतीक। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, तो एम से। द्रव्यमान का होता है मात्रक किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड है, एस से डिनोट करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है, जे से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऐसा मात्रक एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। उष्मागतिक ताप, इसको मात्रक केल्विन होता है, केल्विन, और इसको हम के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको कैंडला होता है, कैंडला, सीडी से डिनोट करते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसको रेड से डिनोट करते हैं, RAD। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR से डिनोट करते हैं। वहीं बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, इसको N से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपको वर्ग मीटर, और इसे m² से डिनोट करते हैं। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, इसे m3 से आपको डिनोट करते हैं। चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है आपका इसका क्या, तो चाल का होता है ऐसा मात्रक, इसे m मीटर प्रति सेकेंड से डिनोट करते हैं, इसका संकेत है। कोणीय वेग का आपका जो है ना ऐसा मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकेंड, इसको लिखते हैं RAD, S इनवर्स, इसको डिनोट करते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज, और XZ से इसे डिनोट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग किलो, kg m² इसका होता है। संवेग का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसका होता है ऐसा मात्रक, और इसे kg मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स से करते हैं, kg मीटर प्रति सेकेंड, इसका क्या है तो संकेत है। आवेग डिनोट करते हैं, आवेग का ऐसा मात्रक है न्यूटन सेकेंड, NS से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है कोणीय संवेग का, इसको है ना kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल, इसे PA से डिनोट करते हैं, PA से। वह शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, इसे W से डिनोट करते हैं, किससे तो W से डिनोट करते हैं। वह पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव की, न्यूटन प्रति मीटर इसका ऐसा मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर, इसे इनवर्स इससे डिनोट करते हैं। सैन्यता का ऐसा मात्रक है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, इसे NS m-2 से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उष्मा चलकता का ऐसा मात्रक है वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, से इसे डिनोट करते हैं। विशिष्ट उष्मा जल की अधिक होती है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, इसका क्या है तो इसका ऐसा मात्रक है, नोट करते हैं इसको J kg इनवर्स K इनवर्स। विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है कूलम, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है कूलम, C से इसे डिनोट करते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, इसे V से डिनोट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, इसे ओम से डिनोट करते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है फेराड, इसे F से डिनोट करते हैं। प्रेरक ऐसा मात्रक होता है हेनरी, प्रेरक ऐसा मात्रक होता है हेनरी, इसे H से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ऐसा मात्रक होता है वेबर, उसे WB से डिनोट करते हैं, WB से। ज्योति फ्लक्स ऐसा मात्रक होता है आपका ल्यूमेन, और इसे LM से डिनोट करते हैं, LM से। वहीं प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक होता है लक्स, क्या होता है लक्स, इसे IX से डिनोट करते हैं, IX। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है एंगस्ट्रम से इसे A0 से डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रम, A डिग्री भी बोल सकते हैं। विभिन्न यंत्र एवं उपकरण के आविष्कारक, ये भी आपको बहुत ही जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है ये आपको। उपकरण आविष्कारक, देश, वर्ष, जैसे कि बैरोमीटर।
बैरोमीटर का आविष्कार कौन है? तो ई टॉरेस्ली ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टॉरेस्ली ने किया था इटली में 1644 में। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? ई टॉरेस्ली, देश इटली, 1644 में। विद्युत बैटरी का आविष्कारक कौन है? तो एलेसांड्रो वोल्टा है विद्युत बैटरी का आविष्कारक। इटली में इसका आविष्कार हुआ था 1800 में। वहीं बाईसाइकिल का आविष्कारक कौन है? तो के मैकमिलन है बाईसाइकिल का आविष्कारक। स्कॉटलैंड में इसका आविष्कार हुआ था 1839 में। बाईसाइकिल का आविष्कार कौन किया था? के मैकमिलन ने। विद्युत बैटरी का एलेसांड्रो वोल्टा ने। बैरोमीटर का ई टॉरेस्ली ने। बाईसाइकिल टायर यानी साइकिल के टायर का खोज किया था जॉन डनलप ने। वो ब्रिटेन के थे, 1888 में किया था, 1888 में। मेनली आपको देश और वर्ष नहीं पूछता है, आविष्कारक के नाम ही मेनली पूछा जाता है। बायफोकल लेंस का जो है ना आविष्कारक कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था बायफोकल लेंस का खोज। वे यूएसए के थे, 1780 में खोज किए थे। वहीं आपको बुनसन बर्नर क्या किया था? तो बुनसन बर्नर का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट बुनसन ने। वे जर्मनी के थे, 1855 ईस्वी में खोज किया था, 1855 में। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, ब्रिटेन के थे। वो 1834 ईस्वी में इसकी खोज किए थे, 1834 में। वही कैस्कोग्राफ की अगर बात कीजिए तो जे.सी. बोस ने खोज किया था कैस्कोग्राफ का, और वे भारत के थे 1928 में हुआ था खोज कैस्कोग्राफ का, जे.सी. बोस ने किया था। कॉस्मिक किरणें की बात करें तो विक्टर हेंस ने किया था, जो कि ऑस्ट्रिया के थे 1912 में। वहीं कार्बन पेपर की बात करें तो राल्फ वेजवुड ने खोज किया था, जो कि इंग्लैंड के थे, 1806 में। कार वाष्प का खोज निकोलस कुगनाट ने किया था, जो कि फ्रांस के थे। वो 1769 में। कार आंतरिक दहन वाली सैमुअल ब्राउन ने वो ब्रिटेन के थे आपको 1826 में। और कार पेट्रोल वाली कार्ल बेंज ने, जो कि जर्मनी के थे, 1835 में। ठीक है। कंप्यूटर खोज चार्ल्स बेबेज, कैस्कोग्राफ खोज जे.सी. बोस, कॉस्मिक किरण विक्टर हेज, कार्बन पेपर राल्फ वेजवुड, कार वाष्प वाली निकोलस कुगनाट, कार आंतरिक दहन वाली सैमुअल ब्राउन, कार पेट्रोल वाली कार्ल बेंज। ठीक है। कार्बोरेटर का खोज किसने किया था? तो जी डेमलर ने, जो कि जर्मनी के थे, 1876 में। कार्बोरेटर का खोज किसने किया था? तो जी डेमलर ने किया था, जो कि जर्मनी के 1876 में। ठीक है। कताई मशीन की खोज किसने किया था? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने, जो कि ब्रिटेन के हैं, 1779 में कताई मशीन खोज हुआ था। कारपेट स्वीपर खोज मेलविल बिसेल ने किया था, जो कि यूएसए के 1876 में। क्रोनोमीटर खोज किया था जॉन हैरिसन ने, जो कि जर्मनी के हैं, 1735 में। घड़ी यांत्रिक इसकी खोज किया था आई सिंग वो लियांगसेन ने, जो कि चीन के हैं, 1725 में। घड़ी पेंडुलम इसका खोज किया था क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने, जो कि नीदरलैंड के हैं, 1656 में। वहीं डीजल इंजन का खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था, जो कि जर्मनी के हैं, 1895 में। वहीं डायनामो की बात करें, डायनामो की खोज आपको माइकल फेरारे ने किया था, जो कि इंग्लैंड के हैं, 1831 में। डेंटल प्लेट का खोज किया था एंथोनी प्लेटसन ने, जो कि यूएसए के 1817 में। कार्बोरेटर का खोज जी डेमलर ने किया था। कताई मशीन खोज सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। कारपेट स्वीपर मेलविल बिसेल ने किया था, क्रोनोमीटर खोज किया था जॉन हैरिसन ने। घड़ी यांत्रिक वाले आई सिंग वो लियांगसेन ने। घड़ी पेंडुलम वाले क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। डीजल इंजन खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था। डायनामो खोज माइकल फेरारे ने किया था, और डेंटल प्लेट खोज एंथोनी प्लेटसन ने किया था। ठीक है। घड़ी पेंडुलम बता दिए क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था, जो कि नीदरलैंड के हैं, 1656 में। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, जो कि जर्मनी के हैं, 1895 में। डायनामो का माइकल फेराडे, जो कि इंग्लैंड के हैं, 1831 में। डेंटल प्लेट का खोज किया था आपको एंथोनी प्लेटसन ने, जो कि यूएसए के 1817 में। अब आते हैं आगे। डिस्क ब्रेक, जो कि गाड़ी में लगा रहा था,
डिस्क ब्रेक खोज किया था एफ लेचेस्टर ने जो कि ब्रिटेन के हैं 1902 में। डीसी मोटर खोज किया था जेनोवे ग्रामे जो कि बेल्जियम के 1873 में, में डीसी मोटर। आगे आपका एसी मोटर आपको निकोला टेस्ला जो कि यूएसए के हैं 1888 में। इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टार्जन जो कि ब्रिटेन के हैं 1824 में इसका खोज हुआ था। आगे आपको फिल्म मुख्य चलचित्र जिसका लुई ली प्रिंस ने खोज किया था जो कि यूएसए के 1855 में इनका खोज हुआ था। ठीक है, फिल्म मुख्य चलचित्र लुई ली प्रिंस ने खोजा था यूएसए के 1855 में। वहीं आगे बात करें फिल्म वाक चलचित्र यानी बोलने वाले जी मुसली वो हैंस वागट ने किया था सबसे प्रथम जर्मनी में 1922 में। फिल्म संगीत युग यानी गाने के युक्त संगीत यानी फिल्म में जब गाने भी आने लगा, इसका हुआ था ली डी फॉरेस्ट ने जो कि यूएसए के 1923 में। फाउंटेन पेन खोज किया था लेविस वाटरमैन ने जो कि यूएसए के 1884 में। गैल्वेनोमीटर खोज किया था आपको एंड्रे मेरी एम्पियर ने जो कि फ्रांस के 1834 में। डिस्क ब्रेक खोज एफ लेचेस्टर ने। डीसी मोटर खोज जेनोवे ग्रामे। एसी मोटर खोज निकोला टेस्ला। इलेक्ट्रोमैग्नेट खोज विलियम स्टार्जन। फिल्म मुख्य चलचित्र लुई ली प्रिंस। फिल्म वाक चलचित्र जे मुसोली वो हैंस वागेट। फिल्म संगीत युग लीडी फॉरेस्ट। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। गैल्वेनोमीटर एंड्रो मेरी एम्पियर। गैस लाइटिंग खोज विलियम मर्डॉक ने किया था जो कि ब्रिटेन के 1792 में। वहीं गाइडर खोज किया था जॉर्ज केले ने जो कि ब्रिटेन के 1853 में। ग्रामोफोन खोज किया था थॉमस अल्वा एडिसन जो कि यूएसए के हैं 1878 में। वहीं बात करें गैरो कंपास खोज किया था सर अल्पर स्पेरी ने किया था खोज आपको किसका, तो गैरो कंपास का जो कि यूएसए के 1911। वहीं बात करें गीगर काउंटर खोज किया था हैंस गीगर ने कहाँ की है वो जर्मनी के हैं 1913 में। गीगर काउंटर खोज हैंस गीगर ने किया है जर्मनी के हैं वो 1913 में। गैस फायर फिलिप लेवल इनका जो है ना फिलिप लेवल ने खोज किया था गैस फायर का जो कि फ्रांस के 1799 में। लॉर्ड स्पीकर खोज हॉरेस शॉट ने किया था जो कि ब्रिटेन के 1900 में। वहीं बात करें लॉगरिथम खोज किया था जॉन नेपियर ने जो कि स्कॉटलैंड के 1644 में। नियोन लैंप खोज किया था जॉर्ज क्लार्ड जो कि फ्रांस की है 1910 में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गैस लाइटिंग खोज विलियम मर्डॉक ने किया था। ग्लाइडर खोज जॉर्ज केले ने। ग्रामोफोन का खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने। गैरो कंपास सर अर्पल स्पेरी। गीगर काउंटर का खोज किया था आपको हैंस गीगर ने। गैस फायर का फिलिप लेबर ने। लाउड स्पीकर का हॉरेस शॉट ने। लॉगरिथम का जॉन नेपियर ने। नियोन लैम्प का जॉर्ज क्लार्ड ठीक है। नायलॉन खोज किए थे डॉक्टर वालिस केरायर्स जो कि अमेरिका के 1937 में। डॉक्टर वालिस केरायर्स। आगे है सेफ्टी पिन खोज किया था वाल्टर हंट ने जो कि यूएसए के 1849 में। सेफ्टी पिन का खोज वाल्टर हंट ने किया था जो कि यूएसए के 1849 में। स्कॉच टेप खोज किया था रिचर्ड ड्रो जो कि यूएसए के 1930 में। वहीं स्वतः चालक खोज चार्ल्स कैटरिंग ने किया था जो कि यूएसए के 1911 में। वहीं स्लाइड पैमाना खोज किया था विलियम ऑफ ट्रेड जो कि ब्रिटेन के 1621 में। स्क्राइस्क्रेपर खोज किया था आपको विलियम जेनी ने जो कि यूएसए के 1882 में। यूएसए के वो 1882 में इसका खोज किया गया था। ठीक है। उपकरण आविष्कारक देश वर्ष ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील खोज किया था हेनरी बेसेमर ने जो कि ब्रिटेन की है 1855 में। वह सुपर कंडक्टिविटी का खोज एच के ऑनस लिथ ने जो कि नीदरलैंड की है 1911
11 ईस्वी में खोज किया था सुपर कंडक्टिविटी का। स्टीम इंजन कंडेंसर, स्टीम इंजन कंडेंसर का खोज किया था जेम्स वाट ने, स्कॉटलैंड के हैं वो। 1769 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। स्टीम इंजन पिस्टन, स्टीम इंजन पिस्टन इसका हुआ था खोज आपका खोज किए थे धाम न्यूकोमेन ने, धाम न्यूकोमेन। और कब हुआ था तो ब्रिटेन में हुआ था खोज इसका 1712 में। सेल्यूलाइड का खोज कौन किया था? आविष्कारक थे अलेक्जेंडर पार्क। सेल्यूलाइड के आपको आविष्कारक थे अलेक्जेंडर पार्क। ब्रिटेन में इसका खोज हुआ था 1861 में। सेफ्टी मैच का आविष्कारक कौन थे? जॉन बाकर, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, 1826 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन थे? हम्फ्री डेवी, जो कि कहाँ के? ब्रिटेन के, 1816 में। 1816 में इसकी खोज हुआ था। सीमेंट पोर्टलैंड जो कि जोसेफ अरगडिन है, जोसेफ अरगडिन इसका आविष्कारक है। ये यहाँ कहाँ के हैं? तो ब्रिटेन के हैं, 1824 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था, 1824 में। सिनेमा का खोज हुआ था लॉस निकोलस वो लॉस लुमिनारी इसके आविष्कारक है। फ्रांस में इसकी खोज हुई थी 1895 में। ठीक है, एक बार रिकॉल कर देते हैं। स्टील की खोज किसने किया है? हेनरी बेसेमर ने। सुपर कंडक्टिविटी का खोज H.K. ऑनस्लिथ ने किया है। स्टीम इंजन की खोज किया है किसने किया? तो कंडेंसर जेम्स वाट ने। स्टीम इंजन की खोज कंडेंसर जेम्स वाट ने किया है। स्टीम इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमैन ने किया है। सेल्यूलाइड का खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर पार्क ने किया है। सेफ्टी मैच का आविष्कारक है आपको जॉन बाकर। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक है आपको हम्फ्री डेवी। सीमेंट पोर्टलैंड जोसेफ अरगडिन है, जो कि ब्रिटेन की है। सिनेमा खोज है लॉस निकोलस व लॉस लुमिनारी, जो कि फ्रांस की, 1895 में। बीवीआई ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर का खोज किसने किया? ट्रैक्टर का खोज किया रॉबर्ट फॉर्मिच ने, जो कि यूएसए के 1892 में। हॉर्पिडो खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हॉल इट हैट ने, जो कि ब्रिटेन के हैं, 1866 से लेकर 1868 के बीच में। टैंक का आविष्कार किसने किया? तो सर एनरेस्ट स्वीटन, जो कि ब्रिटेन के हैं, 1914 में टैंक का आविष्कार किया है। वही टेलीग्राफ जो कि यांत्रिक है, एस लेमान ने इनका खोज किया है, जो कि फ्रांस की है, 1787 में। टेलीग्राफ कोड जिसका खोज आपको सैमुअल मॉर्स ने किया है, यूएसए के वो, 1837 में। टेलीफोन खोज किसने किया? ग्राहम बेल ने, जो कि यूएसए के 1876 में। टेलीविजन यांत्रिक खोज किसने किया? जे एल ब्रियट ने, जो कि ब्रिटेन के 1926 में हुआ है इसका खोज। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलर फॉरेंसवर्थ ने इसका खोज किया है, यूएसए के हैं ये, 1927 में। वहीं टेरलिन खोज की बात करें तो विनफील्ड वो डिक्सन ने किया इनका खोज, वो ब्रिटेन के 1941 में। ट्रांजिस्टर जॉन वार्डिन वाल्टर बेटन व विलियम सॉकले ने इसका खोज किया है, जो कि यूएसए के 1948 में। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि आपका है ट्रैक्टर का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट फॉर्मिच ने ट्रैक्टर का खोज किया है। हॉर्पिडो खोज किसने किया? तो रॉबर्ट विल हैट। टैंक का खोज किसने किया? सर अर्नेस्ट स्वीटन ने। टेलीग्राफ यांत्रिक का खोज किसने किया? तो एम लेमन ने। टेलीग्राफ कोड का आविष्कारक कौन है? सैमुअल मॉर्स। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल। टेलीविजन यांत्रिक जे एल ब्रियट से खोज किए थे। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक टेलर फ्रांसवर्थ ने किया है। टेरलिन का खोज किसने किया? तो विलफील्ड वो डिक्सन ने किया है। ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया है? जॉन बर्डिन वाल्टर बेटन वो विलियम सॉकले ने। ठीक है, टाइपराइटर खोज किसने किया? तो पेलेग्रिन टेरी, जो कि इटली के 1808 में। ठीक है, थर्मोस्कोप खोज किसने किया? तो गैलीलियो गैलीलाई ने, जो कि इटली के 1593 में। थर्मामीटर खोज किसने किया? तो डेनियल गैब्रियल, जो कि डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने, जो कि जर्मनी के 1714 में। ट्रांसफार्मर खोज किसने किया? तो माइकल फ्रारे ने, जो कि ब्रिटेन की 1831 में। वॉशिंग मशीन खोज किसने किया? तो हार्ले मिशन कंपनी ने, जो कि यूएसए के हैं, 1907 में। आगे आपको वेल्डिंग मशीन, जो कि विद्युत है, वेल्डिंग मशीन विद्युतीय, एलिसा थॉम्सन ने इसे खोज किया है, यूएसए के वो,
77 में, 1877 में। पनडुब्बी खोज किया है तो डेविड बुशनेल ने, पनडुब्बी खोज डेविड बुशनेल ने किया है, जो कि यूएसए के 1776 में, यूएसए के 1776 में। विद्युत पंखा खोज व्हीलर ने किया है, व्हीलर ने किया है विद्युत पंखा खोज, जो कि यूएसए के 1776 में, यूएसए के 1776 में। होवरक्राफ्ट की खोज सर क्रिस्टोफर कॉन्क्रेल ने किया है, होवरक्राफ्ट की खोज सर क्रिस्टोफर कॉन्क्रेल ने किया है, जो कि ब्रिटेन के है 1955 में। ठीक है। मशीन गन खोज किसने किया? तो सर जेम्स पकल ने किया, जो कि ब्रिटेन के 1718 में। मानचित्र खोज किसने किया? तो सुमेरियनो द्वारा मानचित्र खोज किया गया है 2250 ईसा पूर्व में। थर्मामीटर की खोज किसने किया था? डेनियल गेबरियल फॉरेनहाइट ने किया है थर्मामीटर की खोज। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? माइकल फेराडे ने। वॉशिंग मशीन का हार्ले मिशन कंपनी ने। वेल्डिंग मशीन का जो कि विद्युतीय पे है एलिसा थॉमसन ने। पनडुब्बी खोज डेविस बुशनेल ने। वहीं आपको विद्युत पंखा खोज किसने किया? तो व्हीलर ने। होवरक्राफ्ट खोज किसने किया? सर क्रिस्टोफर कॉकरेल ने। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? सर जेम्स पकल ने। मानचित्र का आविष्कार किसने किया? सुमेरियन द्वारा मानचित्र का आविष्कार किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? M.E. हॉफ ने। माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया? जेड जॉनसन ने। माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया? जेड जॉनसन ने। मोटरसाइकिल खोज किसने किया? मोटरसाइकिल का जी डेमलर ने मोटरसाइकिल का खोज किया था, जी डेमलर ने। ठीक है। एक और आपका लास्ट है, उपकरण, आविष्कारक, देश, वर्ष। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, जो कि यूएसए के 1876 में माइक्रोफोन का आविष्कार हुआ था। पेंसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो कि इंग्लैंड के 1928 में, जो कि इंग्लैंड के है। प्रकाश के वेग का आविष्कार कौन है? रोमर है, जो कि डेनमार्क है 1676 में। प्रकाश के वेग का खोज रोमर ने किया था, डेनमार्क है 1676 में इसका खोज हुआ था। प्रेशर कुकर का खोज किसने किया था? डेनिस पेपिन ने, जो कि इंग्लैंड के हैं 1679 ईस्वी में। पेपर का खोज किसने किया था? मुलबेरी फाइबर द्वारा इसका आविष्कार किया गया, जो कि चीन के हैं 105 ईस्वी में। पैराशूट का खोज जीन पियरे क्लांचार्ड के द्वारा किया गया पैराशूट का खोज, जो कि फ्रांस के 1795 में। प्लास्टिक खोज अलेक्जेंडर पार्कस के द्वारा किया गया प्लास्टिक की खोज, जो कि ब्रिटेन के हैं 1862 ईस्वी में इसका खोज किया गया। प्रोपलर जलयान इसका खोज फ्रांसिस स्मिथ के द्वारा किया गया, जो कि ब्रिटेन के हैं 1837 में। प्रिंटिंग प्रेस का खोज किया जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का खोज किया गया, जो कि जर्मनी के 1455 में। पार्किंग मीटर खोज कार्लटन मैगी ने किया, जो कि यूएसए के 1935 में। पाश्चुरीकरण खोज लुई पास्चर ने, जो कि फ्रांस की है 1867 में। रडार खोज किया रॉबर्ट वाट ने, जो कि स्कॉटलैंड के हैं 1930 में। प्रिंटिंग टेलीग्राफ खोज किसने किया? डेविड एडवर्ड ह्यूज ने, जो कि ब्रिटेन की है 1855 में। रेडियो टेलीग्राफी का खोज जी मार्कोनी ने किया था। रेडियो टेलीग्राफी खोज जी मार्कोनी ने किया, जो कि इटली के 1901 ईस्वी में। जी रेडियो टेलीग्राफी खोज जी मार्कोनी ने किया, जो कि इटली के 1901 ईस्वी में। रेजर विद्युत वाले जेकब सिक ने किया, जो कि यूएसए के 1931 में। जेकब सिक ने किया यूएसए के 1931 ईस्वी में। रेजर सेफ्टी खोज किंग जिलेट ने किया, यूएसए के 1901 ईस्वी में। रेफ्रिजरेटर खोज हैरिसन वोटेनी ने किया था, रेफ्रिजरेटर खोज, जो कि यूएसए के 1850 ईस्वी में। रबर पौधे का दूध फोम डनलप रबर कंपनी ने किया था, ब्रिटेन के वो 1928 में। प्रिंटिंग प्रेस का खोज जॉन गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि जर्मनी का है 1455। प्रिंटिंग प्रेस का खोज जॉन गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि जर्मनी का है 1455 में। पार्किंग मीटर का खोज किया था कार्लटन मैगी ने, जो कि यूएसए के 1935 में। पाश्चुरीकरण खोज लुई पास्चर ने किया था। रडार खोज रॉबर्ट वाट ने किया था। प्रिंटिंग टेलीग्राफ का खोज डेविड एडवर्ड ह्यूज ने किया था। रेडियो टेलीग्राफी खोज जी मार्कोनी ने किया। विद्युतीय रेजर खोज जेकब सिक ने किया।
सेफ्टी रेजर खोज किंग जिलेट ने किया। रेफ्रिजरेटर खोज हैरिसन और टिनिंग ने किया। रबर पौधे का दूध फॉर्म यानी डनलप रबर कंपनी ने किया था। आगे देखते हैं, रबर टायर खोज थॉमस हांगकांग ने। रबर टायर खोज थॉमस हांगकांग ने किया जो कि ब्रिटेन के हैं 1846 में। रबर जलरोधी चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया था। चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया था जो कि ब्रिटेन के 1823 में। रबर वल्लीकृत खोज चार्ल्स गुडमेयर ने किया था। चार्ल्स गुडमेयर ने किया था जो कि यूएसए के 1841 में। और रिवॉल्वर खोज सैमुअल कोल्ट ने किया था। सैमुअल कोल्ट ने जो कि यूएसए के 1935 में। रिवॉल्वर खोज 1935 में किया गया था। रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने किया था जो कि यूएसए के हैं 1948 में। लेजर खोज थियोडर मेमन ने किया था जो कि यूएसए के 1960 में। लिफ्ट यांत्रिक खोज किसने किया था? एलिसा ओटिस ने जो कि यूएसए के 1852 में। लाइटिंग कंडक्टर खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था जो कि यूएसए के 1737 में। लिनोलियम खोज किया था फ्रेडरिक वाल्टन ने जो कि ब्रिटेन के 1860 में। लोकोमोटिव रेल का खोज किसने किया था? रिचर्ड टेक्रिथिक। लोकोमोटिव रेल का खोज किसने किया था? रिचर्ड ट्रेकिथिक ने किया था जो कि ब्रिटेन के 1804 में। रबर टायर खोज किसने किया था? थॉमस हांगकांग ने। रबर जलरोधी इसका क्या था? चार्ल्स मैकिन्टोश। रबर वल्लीकृत खोज किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने। रिवॉल्वर खोज किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने 1935 में। रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने। लेजर खोज किया था थियोडर मेमन ने 1960 में। लिफ्ट यांत्रिक वाली एलिसा ओटिस ने। लाइटिंग कंडक्टर खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। लिनोलियम खोज किसने किया था? फ्रेडरिक वाल्टन ने। लोकोमोटिव रेल किसने किया था? रिचर्ड ट्रेकिथिक ने जो 1804 में। ठीक है, लोकोमोटिव रेल खोज 1804 में किया गया। उसके बाद आपको थर्मस प्लाक्स खोज किसने किया? डेवार ने किया था जो कि यूएसए के 1714 में। माइक्रोमीटर खोज किसने किया था? विलियम कोजिन ने जो कि ब्रिटेन के हैं 1636 में। माइक्रोमीटर खोज। साइक्लोट्रॉन खोज किसने किया? लॉरेंस ने जो कि यूएसए के 1931 में। साइक्लोट्रॉन की खोज किए थे 1931 में। साइक्लोट्रॉन खोज किसने किया? लॉरेंस ने। माइक्रोमीटर खोज किसने किया? विलियम कोजिन ने। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने किया? थर्मस फ्लास्क का डेवार ने। जेट इंजन खोज किसने किया? तो फ्रैंक व्हिटले ने जो कि ब्रिटेन के 1937 में। जेट इंजन का खोज 1937 में किया गया फ्रैंक व्हिटले के द्वारा। सौरमंडल खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया जो कि पोलैंड के हैं 1540 में। ग्रहों की खोज किसने किया? तो केपलर ने किया जो कि जर्मनी के हैं 1601 में। स्कूटर खोज जी ब्राडशा ने किया था जो कि ब्रिटेन के कब? 1919 में। आगे आपको हेलीकॉप्टर खोज पॉल कार्नू यानी पी कॉर्नू ने किया जो कि फ्रांस के हैं। हेलीकॉप्टर खोज जो 1907 में किया गया। हेलीकॉप्टर पॉल कार्नू ने किया जो कि फ्रांस के 1907 में। आगे आपको लिनोलियम खोज क्या कहते हैं? फ्रेडरिक वाल्टन ने किया। लोकोमोटिव रेल खोज किसने किया? तो रिचर्ड ट्रेकिथिक ने किया। थर्मस फ्लास्क खोज किसने किया? डेवार ने। माइक्रोमीटर खोज किसने किया? तो विलियम कोजिन ने। साइक्लोट्रॉन खोज किसने किया? लॉरेंस ने। जेट इंजन खोज किसने किया? तो फ्रैंक व्हिटले ने। सौरमंडल खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। ग्रह खोज किसने किया? केपलर ने 1601 में। स्कूटर खोज किसने किया? जी ब्राडशा ने 1919 में। हेलीकॉप्टर खोज कब किया गया? 1907 में। फ्रांस के हैं वो। और पॉल कार्नू ने इसकी खोज किया था। किसके? तो हेलीकॉप्टर का। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ये सभी आपको दिया हुआ है। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन जो हेलीकॉप्टर के बारे में। ठीक है, अभी अब तो विविधि आपका खत्म हुआ है जितना कि आपको लुसेंट में दिया गया था। पीछे देख सकते हैं आप कितना चीज़ों का आपका रिकॉल हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी हम आपके लिए लुसेंट में इसे निकाले हैं जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड ऑथेंटिक है।
आपको बहुत ही ज़्यादा इसकी हेल्प होगा आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर बिहार पुलिस, बिहार मान लीजिए दरोगा की तैयारी करते हैं तो स्पेशली आप इन्हीं सब के लिए क्लास ही है ये। और भी अब कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, चलिए उस पर जाते हैं, क्योंकि 34 से 45 तक ही गए थे, अभी 1 से बचा हुआ है। आते हैं ऊपर, देखिए बहुत कुछ लिए हैं आपके लिए हम। एक बार पढ़ते हुए सरसरी नज़र से निकल जाएंगे, पढ़ते हुए रिवीजन हो जाएगा और बहुत कम टाइम में लगेगा। अब मान लीजिए 1 घंटा हुआ है तो वही 40 मिनट और लगेंगे और क्या। अब आते हैं इस पर। पहला जो हम लिया आपको, जैसे कि भौतिक राशि, SI की मूल मात्रक और संकेत, जैसे कि लंबाई। ठीक है, 7 भौतिक राशि हैं। लंबाई का SI मूल मात्रक कितना होता है? मीटर होता है मूल मात्रक। इसको m से सूचित करते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। समय का सेकेंड होता है, इसे S से डिनोट करते हैं, पहले भी देख चुके हैं। ताप का केल्विन होता है SI मात्रक, इसे K से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का होता है आपको एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडला मात्रक, इसे CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ के परिमाण मोल, इसका SI मात्रक मोल होता है, इसे मोल से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं SI के संपूरक मूल मात्रक, जैसे कि समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन, इसे RAD से डिनोट करते हैं। घन कोण स्टेरेडियन होता है, इसका SI मात्रक, इसे SR से डिनोट करते हैं। SI के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संख्या, जैसे कि ताप का है ना आपको डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक है। डिग्री C क्या था पुराना था, डिग्री सेल्सियस नया हो गया आपको। डिग्री सेंटीग्रेड पुराना था, डिग्री सेल्सियस आप बोलते हैं, इसको नया हो गया। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड से भी इसका SI मात्रक होता है। CPS इसका पुराना मात्रक था, लेकिन अब है ना हर्ट्ज हो गया, हर्ट्ज। CPS इसका पुराना था। ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडला शक्ति में, ठीक है, इसका मात्रक होता है कैंडला शक्ति में। CP पुराना से इसको क्या करते थे, CP इसका था जिसे डिनोट करते थे, संकेत पुराना था, लेकिन अब बोलते हैं इसको CD, यानी CD बोलते हैं अब इसको, ज्योति तीव्रता को CD। खगोलीय दूरी मापन, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या कहिए तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। खगोलीय इकाई की बात करें, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात करें, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी यानी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। पार्सेक की बात करें, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या यह कहिए तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बल की सीरीज पद्धति में मात्रक क्या होती है? डायन होती है। बल की सीरीज पद्धति में मात्रक डायन होती है, एवं SI पद्धति में मात्रक क्या होती है? तो न्यूटन होती है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। कार्य की सीरीज पद्धति में मात्रक अर्घ है। कार्य का सीरीज पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्घ होता है। अर्घ कार्य की सीरीज पद्धति में मात्रक अर्घ होता है, एवं SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और 1 जूल बराबर बात करें तो 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है। जल की गंधलापन ट्यूबरबिलिटी मापने की इकाई NTU यानी कि नेफ्लोमेट्रिक ट्यूबरबिलिटी यूनिट है। जल की गंधलापन यानी जल की गंदगी को मापते हैं, किसको हम? NTU मापते हैं। 10 की विभिन्नता घातों के प्रतीक की बात करें तो सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10 भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घात को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दिए गए सारणी में दिया गया है। इसको देख लेते हैं पहले। जैसे कि आपको रहेगा, नीचे पढ़ते हैं, 10 के पावर 1 रहेगा तो डेका, जिसे DA से डिनोट करते हैं। वहीं 10 के पावर -1 रहेगा तो इसे बोलते हैं डेसी, जिसे D से डिनोट करते हैं। ठीक है। वहीं 10 के पावर 2 रहेगा तो इसे बोलते हैं हेक्टो, जिसे S से डिनोट करते हैं। और 10 के पावर -2 रहेगा तो इसको बोलते हैं सेंटी, जिसको C से डिनोट करते हैं।
ठीक है। और आज जैसे कि 10 के पावर 3 इसको हम किलो बोलते हैं, इसे के से डिनोट करते हैं। वहीं 10 के पावर -3 रहेगा, इसे मिली बोलते हैं, मिली, इसे एम से डिनोट करते हैं। 10⁻6 रहेगा, जिसे मेगा कहते हैं, मेगा, 10⁻6 मेगा, जिसे एम से डिनोट करते हैं। वहीं 10⁻⁻6 रहेगा, जिसे बोल देंगे माइक्रो, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। 10⁻9 इससे बोलेंगे गीगा, जिसे गीगा कहते हैं 10⁻9 को, जिसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। वहीं 10⁻−9 रहेगा, जिसे नैनो बोलते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं। 10⁻12 जिससे हम बोलते हैं टेरा, क्या बोलते हैं, टेरा, जिसे टी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो टी से डिनोट करते हैं। वहीं 10⁻−12 रहेगा, जिसे पी को बोलते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं, क्या, किससे, तो पी से। 10⁻15 यानी 15, जिसे पेटा कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। 10⁻−15 रहेगा, जिसे फेम्टो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेम्टो, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। वहीं 10⁻18 रहेगा, जिसे बोलते हैं एक्सा, 10⁻18 रहेगा, जिसे बोलते हैं एक्सा, जिसे ई से डिनोट करते हैं। वहीं 10⁻−18 रहेगा, इसे बोलेंगे 82, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ए से। 10⁻21 जिसे बोलते हैं जेटा, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। वहीं 10⁻−21 रहेगा, इसे बोलेंगे जेप्टो, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। 10⁻24 जिसे बोलेंगे योटा, जिसे वाई से डिनोट करते हैं। वही 10⁻−24 रहेगा, इसे बोलेंगे योक्टो, इसे वाई से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, तो वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विभिन्न भौतिक राशि के बीमा भी बहुत बार पूछा जाता है आपको, जैसे कि वेग और चाल। वेग और चाल का बीमा कितना होता है, m0lt-1, m0lt-1 होता है वेग और चाल का। वहीं बल की बात करें, बल का होता है mlt-2, mlt-2 होता है विमीय सूत्र, mlt-2। कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml2t-2, ml2t-2, कार्य और ऊर्जा का ml2t-2। वही संवेग का होता है आपको mlt-1, विमीय सूत्र होता है। प्रत्यास्था गुणांक होता है आपको, प्रत्यास्था गुणांक का ml-1t-2 होता है। वही वेग प्रवणता का होता है आपको m0l0t-1, विमीय सूत्र होता है। भौतिक राशि की बात करें, भौतिक राशि जिसका होता है त्वरण, विमीय सूत्र m0lt-1, आवेग का विमीय सूत्र होता है आपको mlt-1, आवेग। शक्ति को होता है आपको ml2t-q। त्वरण का विमीय सूत्र होता है आपको m0lt-2, ठीक है। आवेग का होता है आपको mlt-1, शक्ति को होता है आपको ml2t-3। दाब प्रतिबल, शक्ति के बाद है आपको दाब प्रतिबल का जो आपको विमीय सूत्र होगा ml-1t-2। पृष्ठ तनाव का आपका हो जाएगा विमीय सूत्र ml0t-2। वहीं क्षणता गुणांक हो जाएगा, क्षणता गुणांक का ml-1t-1। आगे आता है आपको भौतिक राशि विमीय सूत्र, और भी आपको है, जैसे कि कोणीय वेग का आपको विमीय सूत्र हो जाएगा m0l0t-1, कोणीय वेग का हो जाएगा। वहीं कोणीय संवेग की अगर बात करें तो ml2t-1। ऊर्जा घनत्व का हो जाएगा ml-1t-2। वहीं कोणीय आवेग की बात करें तो ml2t-2। प्लांक नियतांक का हो जाएगा ml2t-1, 2 बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन याद करने में सही रहता है ml2t-1। विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा mlt-3a-1। वहीं भौतिक राशि फिर विमीय सूत्र है, जैसे कि जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा आपका ml2t0। वहीं बल आघूर्ण का हो जाएगा आपको ml2t-2। पलायन वेग हो जाएगा m0lt-1। वहीं गुरुत्वीय नियतांक हो जाएगा, का m-1l3t-2। प्रतिरोध हो जाएगा ml2t-3a-2। ठीक है। आगे देखते हैं, आपको एक पॉइंट है कि वित्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि मौत के कुएं में कुएं की दीवार, मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर
क्रिया बल लगाती है, ठीक है, अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल भी कहा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि मौत के कुआं में जन अपकेंद्रीय बल नहीं होता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण जो कि बहुत ही भिभियाए हैं आपको। डायनामो क्या करता है? डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूब लाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। वहीं विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। वहीं विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गति ऊर्जा में संबंध क्या होता है? संवेग एवं गति ऊर्जा में संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है, सही पता है। द्रव्यमान और भार में अंतर देख लेते हैं। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव की मात्रा को प्रकट करता है, यह ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलता है द्रव्यमान। वहीं भार की बात करें, किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले बल को कहते हैं। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान जगह के अनुसार बदलता रहता है। द्रव्यमान क्या है? तो एक अदिश राशि है, वहीं भार क्या है? तो एक सदिश राशि है। द्रव्यमान इसका आशय मात्रक केजी होता है, भार इसका आशय मात्रक न्यूटन होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है, किसी भी वस्तु का भार शून्य नहीं होता है। देखिए इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, द्रव्यमान का आशय मात्रक केजी होता है, भार का होता है आपको न्यूटन। ये कन्फ्यूजन का सवाल है। आगे आपको मैनोमीटर, सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाबी, निद्रव वायुदाबी मापी, तुगता मापी, ये सभी यंत्र द्रव दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं, आधारित हैं। वही बात है। प्लवन का नियम क्या कहता है? प्लवन का नियम संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। प्लवन का नियम कहता है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। ये कहता है आपको प्लवन का नियम, प्लवन का नियम। ठीक है। आगे आपका घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी बराबर होता है घनत्व होता है, घनत्व इक्वल टू यानी कि मास बाय वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका से मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अपेक्षित घनत्व की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व की बात करें, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व की बात करें 4 डिग्री सेल्सियस 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। अपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक की सभी प्रणाली इसके मान समान होता है। अपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान क्या होता है? तो समान ही होता है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक। यंग का प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है, यदि विकृति क्या अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यानी प्रतिबल बटा विकृति। यदि विकृति आयतन में हो, यदि विकृति क्या तो आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, और यानी के से सूचित करते हैं। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति क्या करता है? शेयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक n कहते हैं। शेयर के लिए दृढ़ता गुणांक n कहते हैं। ठीक है। प्रमुख विद्युतीय चुंबकीय तरंग। प्रमुख विद्युतीय चुंबकीय तरंग और इसका उपयोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि गामा किरण। गामा किरण खोज किसने किया था? पॉल विलाय ने किया था। पॉल विलाय ने 10 के पावर 14 मीटर से लेकर 10 का पावर 10 मीटर इसका क्या तरंगदैर्घ्य परिसर है। आवृत्ति परिसर की बात करें 10 के पावर 20 से लेकर 10 का पावर 18 तक होता है इसका आवृत्ति परिसर, हर्ट्ज में है ये। इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, किसकी? गामा किरण की। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में की जाती है। आगे आपका एक्स किरण। एक्स किरण खोज किसने किया था? रॉन्टजन। 10 के पावर 10 -10 मीटर से लेकर 10 के पावर -8 मीटर तक इसका क्या तरंगदैर्घ्य परिसर है। आवृत्ति की बात करें 10 के पावर 18 से लेकर 10 to the power 16 तक इसका क्या आवृत्ति परिसर है।
चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो विद्युतीय एक्स किरण का। परावैंगनिक किरण की बात करें, परावैंगनिक खोज किसने किया? तो रिटर ने किया था। 10⁻⁸ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁸ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक इसका क्या तरंगदैर्घ्य है। आवृत्ति की बात करें 10⁻16 से लेकर 10⁻14 तक इसका क्या आवृत्ति हर्ट्ज में परिसर है। सिकाई करने, प्रकाशिक विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने एवं रुपया जांचने में किया जाता है। किसका? तो परावैंगनिक किरण का। रुपया जांच करने में पूछा जाता है, रुपया जांचने में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक होता है इसका तरंगदैर्घ्य परिसर। वही आवृत्ति यानी हर्ट्ज की बात करें 10⁻14 से लेकर 10⁻12 तक। इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण खोज किसने किया था? हर्शल ने किया था। 7.8 से लेकर 7.8 × 10⁻⁷ से लेकर 10⁻³ मीटर तक इसका होता है तरंगदैर्घ्य। आवर्ती परिसर की बात करें 10⁻12 से लेकर 10⁻10 तक इसका क्या तो आवर्ती परिसर होता है। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। किसका? इसका उपयोग किया जाता है। लघु तरंगे, लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे की बात करें, इसके खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। 10⁻³ मीटर से लेकर 1 मीटर तक इसका क्या तो तरंगदैर्घ्य परिसर है। 10⁻10 से लेकर 10⁸ तक इसका आवर्ती परिसर है। रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे की बात करें, दीर्घ रेडियो तरंगे खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक इसका क्या तरंगदैर्घ्य परिसर है। वहीं 10⁶ से लेकर 10⁴ तक इसका आवर्ती परिसर है। रेडियो एवं टेलीविजन में इसका उपयोग होता है। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² की तरंग सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। गामा किरण खोज किसने किया? पॉल बिलाई ने। एक्स किरण खोज किसने किया? रॉन्टजन ने। परावैंगनिक किरण खोज किसने किया? रिटर ने। दिश किरण खोज किसने किया? न्यूटन ने। अवरक्त विकिरण खोज किसने किया? हर्शल ने। लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे खोज किसने किया? हेनरिक हर्ट्ज ने। दीर्घ रेडियो तरंगे खोज किसने किया? मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंग खोज किसने किया? मार्कोनी ने। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, माध्यम, माध्यम और ध्वनि की चाल, माध्यम और ध्वनि की चाल देखते हैं। जैसे कि वायु, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इसमें नहीं होते, लेकिन याद रखिए 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रोजन 1269 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड 260 मीटर प्रति सेकेंड। भाप 100 डिग्री सेल्सियस में 405 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल है। अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड। जल में आपको 1483 मीटर प्रति सेकेंड, 1483। समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं पारा की बात करें 1450 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा, लोहा 5130 मीटर प्रति सेकेंड। कांच, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें 6420 मीटर प्रति सेकेंड। अनुमानित योग शोर के स्तर, क्षेत्र और शोर स्तर, जैसे कि समान श्वास जहां हम लेते हैं यानी शोर का स्तर है, ध्वनि शोर डीबी को मापते हैं, ध्वनि की प्रबलता। अगर हम सामान्य श्वास लेते हैं तो हमारा ध्वनि शोर कितना होता है? 10 dB का होता है। मंद या फुसफुसाहट करते हैं तो 30 dB होता है। शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र का होता है 50 dB, 50 dB शांत क्षेत्र होता है। आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र में होता है 55 dB, 55 dB आवासीय क्षेत्र में होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, आवासीय क्षेत्र। सामान्य वार्तालाप जब हम करते हैं तो 60 dB उसका होता है, 60 dB होता है आपका शोर स्तर। व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र में आपको होता है 65 dB, 65 dB। व्यस्त यातायात, व्यस्त यातायात में रहता है आपको 70 dB, 70 dB। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में आपको हो जाता है 70 dB। व्यस्त यातायात, औद्योगिक क्षेत्र दोनों में आपका 70 dB होता है शोर स्तर। औसत फैक्ट्री, फैक्ट्री में आपको हो जाता है एवरेज 80 dB। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर, प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर, प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता ध्वनि की वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, प्रबलता के कारण ही। मेन कारण यह है कि ध्वनि तेज और ऊंचा, तेज गति सुनाई देना, ध्वनि तेज या मंद सुनाई देना प्रबलता का कारण है। ध्वनि की तीव्रता की बात करें, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है।
प्रबलता चेतना संबंधी है, प्रबलता चेतना संबंधी है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। प्रबलता है ना, सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है, लेकिन ध्वनि की तीव्रता है ना, ध्वनि की तीव्रता सुनने वालों के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करता, सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करता है। खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप में क्या अंतर है? खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप में क्या अंतर है? खुला ऑर्गन पाइप, इसमें दोनों सिरे खुले रहते हैं तथा दोनों सिरे एंटीनोड का निर्माण करते हैं खुला में। अब बंद क्या करता है? तो इसमें एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला रहता है। ठीक है, इसमें एक इसका बंद रहता है और दूसरा इसमें खुला रहता है। इसमें दोनों आपका क्या रहता है? तो ओपन ही रहता है। ठीक है, इसमें आपका एक बंद रहता है। बंद सिरे पर नोड तथा खुले सिरे पर एंटीनोड का निर्माण होता है। ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली होती है। इसकी है ना सुरीली होती है क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों सनादी हार्मोनिक होते हैं। लेकिन बंद में क्या होता है? इसकी ध्वनि कम सुरीली होती है क्योंकि इसमें केवल विषम सनादी हार्मोनिक होता है। डॉपलर प्रभाव के बारे में देखते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मान्य है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है, कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश के रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। दूर जाएगा तो लाल की ओर, पास आएगा तो बैंगनी की ओर। मेघ संख्या क्या होता है? मेघ संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु के माध्यम का मेघ संख्या कहते हैं। रैकिन पैमाना क्या होता है? तो इसमें हिमांक यानी 492 डिग्री क्या कहते हैं आरे, रैंडियम एवं भाप बिंदु 672 डिग्री आरे यानी रैंकिंग पैमाना, इनके बीच की दूरी 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 180 बराबर भागों में चारों पैमानों के बीच में संबंध अगर देखें तो C-0/100, F-32/180, R-0/80, K-273/100, RA-4.9 मतलब RA-4.92/180 इजगल टू नियतांक। इस सब में आपका संबंध हो गया। आप अगर पूछेगा आपका कि कोई भी किसी चीज़ का इतना डिग्री सेल्सियस है तो उसमें फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा, तो इस पर आप इन दोनों कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कोई भी एक वैल्यू अगर आपको देगा तो आप किसी के फिर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, विभिन्न मात्रकों में संबंध, विभिन्न मात्रकों में संबंध की बात करें, एक BTH बराबर होता है 252 कैलोरी, 252 कैलोरी। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। वही एक किलो कैलोरी बराबर होता है 481 जूल यानी कि 1000 कैलोरी। 4186 जूल। एक किलो कैलोरी 4186, एक कैलोरी 4.186 जूल। कुछ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल केजी प्रति केल्विन। बर्फ का हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा 2100 जूल। पारा का हो जाएगा 140। लेड का हो जाएगा 130। ठीक है, लेड का 130। लोहा का हो जाएगा 460। केरोसिन तेल का हो जाएगा आपका 210। वहीं जल का हो जाएगा 4200। सबसे ज़्यादा किसका होता है विशिष्ट ऊष्मा? जल का। एक पॉइंट आपका लिए है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। कृष्णा पिंड क्या होता है? कृष्ण पिंड यानी कि ब्लैक बॉडी, जो पिंड या वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, उससे ही क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड कहते हैं। काली वस्तु ऊष्मा की अच्छा अवशोषक होती है। याद रखिएगा, काली वस्तु है ना उष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। इसीलिए सर्दियों में काले एवं गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। सफ़ेद एवं हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसीलिए उन्हें गर्मियों में पहना जाता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल की बात करें तो माध्यम प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं कांच में प्रकाश चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं जल में होता है आपको 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
रॉक सॉल्ट में होता है आपको 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नाइलॉन में होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट जरूर हम जाते हैं क्योंकि रिवीजन आपका करवा रहे हैं, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁻7 मीटर का अवरोध होना चाहिए, 10⁻7 मीटर का अवरोध होना चाहिए, जो सामान्य जीवन में संभव नहीं है। इसी कारण हम विवर्तन की घटना को देख ही नहीं पाते, परंतु दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह ना बनकर अस्पष्ट धब्बों की तरह बनता है, जिसका कारण क्या है, तो विवर्तन ही है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है, यदि 360/θ एक सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360θ/-1 होगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच के अगर कोनों की संख्या बने यानी प्रतिबिंब की संख्या पूछे तो पहले 360 में से डिवाइड दे देंगे, 90 से 360 को आएगा 4 और 4 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 4 क्या है तो एक सम संख्या है, इसीलिए 1 घटा दिए 3 प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन यदि 360/θ एक विषम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/θ होगी यदि वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो। जैसे कि 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच कितने 9 प्रतिबिंब बनेंगे, तो 9 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 9 क्या है तो विषम है। जो विषम आएगा तो विषम ही होगा, सम आएगा तो -1 हो जाएगा। यदि 360/θ एक विषम संख्या हो और वह वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंब संख्या n बराबर 360/θ-1 होगी। जैसे कि 40 डिग्री कोण पर झुके तो समतल दर्पण के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बाय 40 होगा, तो -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी हो। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी -1 कर देंगे। यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो पूर्णांक के बराबर होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है ये टॉपिक आपको कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति का। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला आपको अगर जब वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति किस पे होती है, फोकस पे होती है। वस्तु की तुलना प्रतिबिंब आकार कहता है, प्रतिबिंब आकार बहुत छोटा बिंदु मात्र का बनेगा और इसकी उल्टा और वास्तविक प्रकृति होगी। लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब है ना फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वस्तु क्या होगा, छोटा होगा और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की तुलना प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब होगा छोटा। वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, साइज होगा समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वो वास्तविक बनेगा। उल्टा और वास्तविक इसकी प्रकृति रहेगी। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच इसकी प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो एकदम बड़ा दिखेगा वस्तु से, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनेगा, इसकी प्रकृति होगी। फोकस पर जब किसी वस्तु को रखा जाएगा अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा और वास्तविक। लेकिन वही वस्तु की स्थिति जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बड़ा आकार होगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी, सीधा व आभासी। उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब सेम है। उत्तल लेंस में पहला आपको देखते हैं कि वस्तु की स्थिति अनंत पर। उत्तल लेंस में जब वस्तु की स्थिति अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो f2 पे बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा बनेगी, अनंत पे। C1 से परे वस्तु की स्थिति जब C1 से परे होगी, C1 यानी वक्रता केंद्र, f2 एवं C2 के बीच बनेगी प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक छोटा तथा उल्टा बनेगी। जब प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल लेंस में C1 पे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति C2 पे बनेगी वास्तविक बराबर उल्टा और बराबर, ठीक है। C1 और एवं F1 के बीच जब वस्तु की स्थिति होगी तो C2 से परे वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी वास्तविक बड़ा और उल्टा, इसके प्राकृतिक होगी। वास्तविक बड़ा उल्टा, अधिकतर वास्तविक बड़ा उल्टा ही है। वास्तविक छोटा उल्टा, वास्तविक बराबर उल्टा, वास्तविक बड़ा उल्टा है, ठीक है।
F1 पे जब किसी वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु की स्थिति अनंत पे बनेगी। प्रकृति कैसी होगी तो वास्तविक होगी, बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा जब F1 पे होगी। O और F1 के बीच जब किसी वस्तु को रखा जाए, O और F1 के बीच में, तो लेंस की उसी और जिस और वस्तु है उसकी और स्थिति बनेगी। लेंस की उसी और जिस और वस्तु है प्रतिबिंब वही बनेगी, आभासी बनेगी, सीधा बनेगी, आवर्तित बनेगी जब O और F1 के बीच में हो। वस्तु के नाम सफेद किरणों में, लाल किरणों में, हरे किरणों में, पीले किरणों में, नीले किरणों में। देखते हैं, जैसे कि आपको सफेद कागज है, सफेद कागज में आपको सफेद कागज सफेद किरणों में सफेद दिखेगा, लाल में लाल दिखेगा, हरा में हरा दिखेगा, पीला में पीला दिखेगा, नीला में नीला दिखेगा। लेकिन लाल कागज सफेद किरण में आपको लाल ही दिखेगा, लेकिन लाल किरण में भी लाल ही दिखेगा, लेकिन हरा अगर मिलेगा तो काला हो जाएगा, पीला मिलेगा तो काला हो जाएगा, नीला मिलेगा तो काला हो जाएगा। यानी लाल जो है ना सिर्फ लाल और सफेद में ही अपना कलर दिखाएगा, बाकी सब में काला हो जाएगा। लेकिन हरा कागज, हरा सफेद में हरा ही दिखेगा। देखिए सफेद में सबका अपना ओरिजिनल कलर रहेगा, हरा कागज सफेद में हरा ही दिखेगा, लाल में हो जाएगा काला, और हरा में रहेगा हरा, बाकी पीला में हो जाएगा काला, बाकी हो जाएगा काला। लेकिन पीला कागज, पीला सफेद में हो जाएगा पीला, लाल में हो जाएगा काला, लाल में हो जाएगा काला, ठीक है। और आपका हरा में हो जाएगा, हरा में भी हो जाएगा काला, पीला में हो जाएगा पीला, नीला में हो जाएगा काला। नीला कागज लाल में सभी काला ही होगा, नीला कागज लाल में बस लाल ही होगा, और लाल लाल हो जाएगा, सफ़ेद भी लाल हो जाएगा, सफ़ेद भी लाल में लाल हो जाएगा। नीला कागज सफ़ेद में नीला ही रहेगा, लाल में हो जाएगा काला, हरा में हो जाएगा काला, पीला में हो जाएगा काला, नीला में हो जाएगा नीला। एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना, एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना करेंगे। एमीटर और वोल्टमीटर की। एमीटर यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को एम्पियर में मापता है, लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है, यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट को मापता है, विभवांतर वोल्ट को मापता है। यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन यह विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है, इसका स्केल, और इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। वहीं बात करें, यह एक गैल्वेनोमीटर है जिसके समांतर क्रम में कम मान एक प्रतिरोध अर्थात शंट लगा होता है, लेकिन वोल्टमीटर यह एक गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाए। आगे देखते हैं आपका औसत में चुंबकत्व। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं, हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका में अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिका एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है, औसत में चुंबक का बात हो रहा है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होता है। 1 अरब में मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वे हृदय एवं मस्तिष्क ही है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंधन यानी कि MRI कहते हैं के उपयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग है। मूल कणों की विशेषताएं, जैसे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 किलो होता है। और प्रोटॉन खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। वहीं आपको न्यूट्रॉन की बात है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻27 ग्राम। आवेश होता है 0। खोज किसने किया था, चैडविक ने खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का आपको होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg होता है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसका आवेश होता है। खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है, आप देख लेते हैं कुछ मूल कण। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg होता है द्रव्यमान। आवेश इसमें कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन खोज किसने किया था, एडरसन ने किया था। एडरसन आपसे पूछता है नाम इसका।
विशेष क्या था, इलेक्ट्रॉन का एंटीकन है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटीकन है। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश भी 0 होता है। इसकी खोज करता पॉली ने किया था। पाई मिसॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना। पाई मिसॉन का आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। खोज करता युकावा। पाई मिसॉन खोज युकावा ने क्या था, अस्थायी जीवन काल 10⁻⁸ सेकेंड ही होता है बस। फोटोन का द्रव्यमान 0, आवेश 0, आइंस्टाइन ने खोजा था। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसका, तो फोटोन का। उत्सर्जक क्या होता है, उत्सर्जक यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश की आध्यात्मिक मात्रा में आपूर्ति करता है। तो उत्सर्जक क्या करता है, यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है उत्सर्जक। और आधार के आधार यानी 20, यह केंद्रीय खंड होता है, यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक की बात करें, यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। कौन, संग्राहक यानी कलेक्टर। यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है, परंतु साइज में यह उत्सर्जक से ही बड़ा होता है। ठीक है। अल्फा बीटा किरण के गुण की बात करें, अल्फा बीटा गामा किरण की गुण। अल्फा बीटा गामा उत्पत्ति अल्फा की उत्पत्ति नाभिक में हुई है, बीटा के भी नाभिक में हुई है, गामा के भी नाभिक में हुई है। प्रकृति की बात करें तो अल्फा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा उदासीन होता है। वहीं रचना की बात करें, अल्फा का होता है 2He4, बीटा का होता है 1E0 और फोटोन गामा का होता है फोटोन। द्रव्यमान की बात करें तो अल्फा का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27 kg आपका होता है अल्फा का। वहीं बीटा का होता है 9.1 × 10⁻31 kg और गामा हो जाता है आपका 0। आवेश की बात करें, +2 इलेक्ट्रॉन होता है अल्फा का, बीटा का होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम और गामा का होता है 0। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, इसका रूट में हो जाएगा रूट। विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सभी हो जाएगा रूट में, ठीक है। इसका गामा का नहीं होता है। एक पॉइंट है कि महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों को विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारे में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। ठीक है। श्वेत वामन में चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.40 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं, 1.40 गुना। ठीक है। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.40 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अधिक तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारे या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं, 1.44 गुना। सौर द्रव्यमान या सूर्य का द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए इसी को है ना चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। अर्थात m स्टार लेस देन इक्वल टू 1.44 m सन होता है, यानी कि मेजरमेंट को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 में किया गया था, उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चंद्रशेखर को। एक आता है कृष्णा विकिरण की बात करें, कृष्णा विकिरण की। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, कृष्णिका विकिरण पढ़ रहे हैं, कृष्णिका विकिरण। ठीक है। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उसमें विस्तृत परास वाले तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी लोहे की छड़ को भट्टी में गर्म करते हैं तब इसका रंग पहले हल्का लाल हो जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह अधिक लाल होता जाता है। जब इसे और गर्म किया जाता है तब इसे निकलने वाले विकिरण का रंग सफ़ेद हो जाता है, और जब ताप बहुत अधिक होता है तब वो नीला हो जाता है, बहुत अधिक हो जाएगा तो।
इसका अर्थ है कि ताप में वृद्धि के साथ साथ उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति निम्न में से उच्च होती जाती है। विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लाल रंग कम आवृत्ति वाले और नीला रंग अधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र में होता है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, यह कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी तथा पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण ही कहते हैं। यही आपको कृष्णा विकिरण कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब लोहा भट्टी में किसी लोहे को पहले गर्म करता है तो पहले लाल होता है, फिर बहुत ज़्यादा होता है, नीला नीला भी पड़ने लगता है। मैंने नोटिस किया था और आज मैं समझाऊँ। कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण का यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट आवृत्ति वितरण, आवृत्ति और तीव्रता के बीच विकिरण का आरेख उसके ताप पर निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के कम होने के साथ बढ़ती है। यह एक तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम होती है। इसके बाद तरंगदैर्घ्य के और कम होने पर यह घटनी शुरू हो जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती है। मैक्स प्लांक ने इसके लिए सुझाया कि परमाणु और अणु केवल विपिक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में जैसा पहले माना जाता है। विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया है। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा ई की उसकी आवृत्ति विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति v के समानुपाती होती है, अर्थात E=hv। अनुपातिक स्थिरांक यानी h को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है और उसका मान की बात करें तो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण की बात करें तो हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है। प्रकाशिक तंतुओं की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। प्रकाशिक तंतु है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को उसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाशिक तंतुओं में तंतुओं के व्यास की कोटि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। इसके चारों तरफ लगे पदार्थ की अपवर्तनांक लगभग 1 से लेकर 1.5 तक होती है। इसका देखिए विविध आ गई है, विविध जो कि आपको मैं करवा चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा फिजिक्स का आपको एक शॉर्ट डिवीज़न में आपको करवा चुका हूँ। और इसके बाद जो है ना आपको नेक्स्ट क्लास आपको केमिस्ट्री की किसकी आएगी, तो केमिस्ट्री के हम लाएंगे। केमिस्ट्री की इसी तरह केमिस्ट्री का विविध लाएंगे। इसके बाद आपको बायोलॉजी लाएंगे विविध। ठीक है। इससे पहले अगर हम क्या क्या ख़त्म करवा दें आपको, वो भी मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको लुसेंट विविध, स्टैटिक्स जीके, ये आपका ख़त्म है। उसके बाद दिवस का एक सेपरेट वीडियो आपको हम बना दिए हैं। दिवस का खेलकूद का टॉपिक आपको लुसेंट का वो भी आपको कवर हो चुकी है, इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, लुसेंट टू द पॉइंट आपको प्लेलिस्ट बने हुए है, वहाँ पे आप जाके इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार मध्य सेवा की तैयारी करते हैं, बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो लुसेंट तो आप पढ़ते ही होंगे। तो आप 1 टाइम शॉर्ट और एकदम 1.5 से 2 घंटे के अंदर रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। आप जरूर वो क्लास करिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। और क्लास कैसी लगी आप जरूर हमें बताइए, और क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ और करना चाहिए, क्या नहीं रहे, एक कमेंट जरूर आप करिए। मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक के लिए मैं नहीं कहता हूँ, बस एक कमेंट में चाहता हूँ ताकि आप हमें बताएं कि किस तरह से और हमें कराना चाहिए और क्या कमी रह गई है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।